तो अगर हम देखें जो गरीब के बच्चे और एक वेल फैमिली के बच्चे, आपके हिसाब से कौन से ज़्यादा परेशान है, किसको काउंसलिंग की जरूरत है, एक पुअर फैमिली को, एक हायर फैमिली को? एग्जैक्टली मैं आपने मुझे शुरुआत में बताया था, कोई भी बच्चा बन के खुश नहीं है, तो ये प्रेशर कुकर के अंदर फंसा हुआ है। अगर मार्क्स से एक प्रेशर ना हो बच्चे के ऊपर तो बच्चा बहुत डिफरेंट तरीके से सीखेगा। और जो बच्चे जिस माइंडसेट में आ रहे हैं वो सब उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा एक तरीके से है, और उस वजह से बच्चे अफेक्शन लव ढूंढने लग जाते हैं। और उस केस में अगर उनके साथ बैठा हुआ बच्चा भी उसको बहुत प्यार से एक पेंसिल भी पकड़ा देता है तो उसको लगता है कि ये शायद प्यार है। देखें कि बच्चा जैसे टीन एज में आने लगता है तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस अच्छा लगता है। अपने बच्चे के साथ ऐसे डिस्कशन जब ओपनली करते हैं तो बच्चा उस बात को और क्लियरली समझेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग अ नो एंड फुल स्टॉप कि मार्क्स 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 एंड मार्क्स, कि यही जिंदगी है और यही आपको बनाएगी। और जो बच्चा बाहर निकलता है देखते हैं मार्क्स तो है नहीं कहीं पर, नो अल्फा बीटा गामा, नो ट्रिग्नोमेट्री, नो एंगल एंड नो डिग्री। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे। कोई अपने घर पे, कोई तूफान में या बगान में या चाय की दुकान में इस वीडियो को देख रहा होगा और इससे कुछ लर्निंग ले रहा होगा और अपने जीवन में अच्छा कर रहा होगा। आज जो मैम हमारे साथ आई हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी में है। वो बच्चों को सिखाते हैं कैसे प्लेइंग इन्वायरमेंट में वो अच्छे सीख पाते हैं और कैसे हम बच्चों की ज़िंदगी को कुकर ना बनाते हुए, प्रेशर ना बनाते हुए उनकी लाइफ को इनहांस करें, अच्छा बनाएं। मिलते हैं मैम कुंदी सहगल मैम से। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मैम, आज बातें करेंगे बच्चों की कुकर के बारे में, क्योंकि ज़िंदगी बन चुकी है मार्क्स, पढ़ाई, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और आपके इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो बच्चे कैसे, उनके दिमाग कुकर बन चुका है, उनका एजेंडा ही है कि बस पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने, उससे वो प्रेशर राइज हो चुके हैं और बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे बातें करेंगे हम। बताइए हम स्टार्ट कैसे किया, आपने इस फील्ड में स्टार्ट किया तो क्यों स्टार्ट किया आपने? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है मेरा बिगनिंग ऑफ करियर। मैंने एक प्ले स्कूल से स्टार्ट किया था अपना करियर। एकदम 12th के बाद एक जॉब ऑफर आया और मैंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि टीचर बनने का बहुत शौक था, क्योंकि स्कूल में कभी टीचर्स अच्छे नहीं लगते थे। अच्छा, बदला नहीं था क्या? हाँ, मन में हमेशा ये था कि टीचर्स के बच्चों को तो मैं पढ़ाऊंगी। और तो पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ, प्ले स्कूल में जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ काम करके अच्छा लग रहा था। वहाँ पे उस टाइम पे कभी भी स्पेशल नीड के बच्चे पकड़ में नहीं आ पाते थे। तो बस ये पता होता था कि बच्चे के साथ कुछ दिक्कत है, बच्चा बहुत भागता दौड़ता है, बच्चा क्लास में डिस्टर्ब करता है, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज किए जाते थे। और एक बच्ची बात नहीं करती है, दूसरा बच्चा चुप रहता है एकदम। तो ऐसे बच्चों को मुझे बोला कि आप इनको इग्नोर कर सकते हो, ये आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आप बाकी क्लास पे पूरा अपना इंटरेस्ट शो करना और वो आप उनको सिखाना। ठीक है। तो समहाउ मेरा इंटरेस्ट उन 3-4 बच्चों पे ज़्यादा टारगेटेड रहता था, और मैं धीरे धीरे करके देख रही थी कि अनजाने में ही पर मैं उन पे ज़्यादा वर्क करने लग गई ऑटोमेटिकली। हाँ, मेरा कंसर्न, मुझे लगता था जिनको समझ आता है उनको तो समझ आ ही जाएगा, जिनको नहीं समझ आता उनको अपने अराउंड रख के उनके साथ चीज़ें करते करते, बाकियों के साथ जब करते थे तो उनको अपने साथ रख के जब आप मिला के काम करते हो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाकी बच्चे अगर नॉर्मल लेंथ पे चल रहे हैं तो वो कोप कर लेते हैं। इन बच्चों में अच्छी इम्प्रूवमेंट आने लगी। तब कुछ पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा काम किया है। धीरे धीरे करके जब अपना इंटरेस्ट समझ आने लगा, जब देखा कि जॉब में भी किस तरफ मेरा इंक्लिनेशन, उसके बाद वो तो एक ऐसी छोटा सा जॉब पकड़ा था जैसे साइड जॉब ले लेते हैं। उसके बाद जब नॉर्मल जॉब में भी मैंने देखा कि इंटरेस्ट ऐसा है कि किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके, किसी की लाइफ बेटर कर सके। तो फिर मेरे को लगा कि साइकोलॉजी ही ऐसी चीज़ है जिस तरफ मुझे बढ़ना चाहिए और बच्चों के साथ, बड़ों के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं टाइम के साथ कि कितना प्रेशर बड़ों के ऊपर भी बढ़ चुका है और उसके थ्रू बच्चों के ऊपर भी बढ़ चुका है। तो हमने प्रेशर कुकर जो बनाया है वो हमने बच्चों को बना दिया है। प्ले ग्रुप के बच्चे भी स्ट्रेसफुल हो चुके हैं आज के ज़माने में। अच्छा, छोटे बच्चे भी प्ले स्ट्रेसफुल? मैं आपको अपने ही बेटे का एग्जांपल दूंगी। कितने साल के? अभी तो वो ग्रेड 10 में है। ओके। लेकिन जब वो प्ले स्कूल में था तो स्कूल में जाके वो एग्जाम्स होते थे उसके। तो उससे पूछा गया कि आप ये काउंटिंग लिखो, ये लिखो। तो मेरे पास घर आके उसने बोला कि मम्मा मेरे क्लास का नाम क्या है?
तो मैंने बोला प्ले ग्रुप में जाते हो आप? तो बोला पर मैं वहाँ पे प्ले तो करता ही नहीं हूँ, तो पढ़ाई होती है। तो मैंने कहा ठीक है, जाओ आप अपनी मैम से पूछना कि ऐसा क्यों है। तो उसने जाके पूछा, तो मैम ने कहा चुप करके बैठो अपनी सीट पे। प्ले तो करता ही नहीं बहुत इंटरेस्टिंग लगा उसका सवाल कि हाँ मैं प्ले तो करता ही नहीं हूँ। तो उसको उस चीज का बहुत दुख था कि मैं प्ले, क्योंकि उसको पता तो था कि प्ले ग्रुप नाम है, तो उसको लगा ये प्ले ग्रुप, मम्मा तो प्ले बोलती थी तो हम पार्क में जाके खेलते थे, तो सडनली प्ले ग्रुप में मैं स्कूल में जाके एग्जाम क्यों लिख रहा हूँ, मुझे जज क्यों किया जा रहा है। फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा कि नहीं, इस तरफ तो काम करना बहुत जरूरी है। then you started that कुकर। तो अगर हम देखें कुकर जो बना रखा है, what it is your statement कि कैसे हमने कुकर बना रखा है, हमने इन सेंस मतलब पेरेंट्स ने कैसे कुकर बना रखा है बच्चों के ऊपर, और क्या क्या तरीके की चीज़ें आपके पास आप तक आई हैं जिसको आपको हैंडल करना पड़ा है? कोई बहुत खतरनाक कोई चीज़ आपके पास है, कोई एग्जांपल आपके पास? देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे ऐसे लगता है कि हम कहते तो ये हैं कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं हमारा बच्चा सुनता नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, हमारा बच्चा पूरे दिन टीवी चला के बैठा होता है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस सब के जिम्मेदार हम हैं। हम कह तो देते हैं बहुत इजीली कि हम अपने बच्चे को काउंसलिंग कराने के लिए लेके आए, क्योंकि ये एक ट्रेंड भी बन चुका है कि हम बच्चे ने कुछ साइंस ऐसे दिए जो सही नहीं है तो आप उसको काउंसलिंग के लिए ले आते हैं। पर बच्चा काउंसलिंग के लिए जब आप लेके आ रहे हो तो उससे पहले बैकग्राउंड में हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे जिससे कि आज वो बच्चा इस हाल स्टेज पे आ गया है, वो हम नहीं रियलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत छोटे बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा के उनको बोलते हैं खाना खा लो, हम उनकी बाकी एक्टिविटीज रोक देते हैं कि बच्चा शोर करेगा चुप करके थोड़ी देर बिठाना है, हमें मी टाइम चाहिए, ऑफिस का टाइम चाहिए, कुकिंग करनी है। बहुत जगहों पे पॉजिटिव चीजों के लिए भी हमने कि हम बच्चे के लिए कुछ और कुछ बनाने जा रहे हैं किचन में, तो मदर्स बोलती चलो ठीक है उतनी देर के लिए फोन दे दो, पर हमने बच्चे को बहुत यूज टू कर दिया उस स्क्रीन के। फिर आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा स्क्रीन छोड़ दे, तो हमने ही उसको उस चीज का यूज टू बनाया। अब उसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए भी हमें ही कुछ ऐसा स्टेप उठाना होगा, जैसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे सकते हैं हम बच्चे को जिससे कि बच्चे का थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट है। और बचपन में जो बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड है उसमें हम फोन स्क्रीन थोड़ा सा ना दें बच्चे को, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब उन्होंने पेरेंट्स ने पहले हथियार दिया, बोल रहे हैं अब मत चलाओ इसको, हाँ, हथियार को बिल्कुल बाद में बोले इसको मत चलाओ। हाँ, ये बिल्कुल ही वो वाला कंडीशन है। तो मैम बच्चे छोटे होते हैं, मैंने देखा है सीन चिल्ड्रन लाइक 7 months, नॉट 7 months, मतलब 1 year के, 2 year के, 3 year के, उनको पता नहीं कि उस पर क्या आता है और हाउ दे स्क्रॉलिंग, और उनको इंटरेस्ट कैसे बन जाता है उस पर, वो इस पे कैसे चिपक के जाते हैं, फोन से कैसे चिपक जाते हैं? बिल्कुल, देखिए आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे ना, आपने बिल्कुल, और आपने जो पहले एज बोली ना 7 महीने, वो आपने बिल्कुल सही बोली मैंने। आप 7 महीने के बच्चे को फोन दो, 7 महीने वाले को भी उसको भी स्क्रोलिंग समझ में आने लगी। हाउ? क्योंकि हम जब बच्चे के साथ बैठ के चीजें कर रहे होते हैं और बच्चे के माइंड में जैसे हम एप से ह्यूमन बीइंग कैसे बने ना, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हैं जो अब हर ह्यूमन बीइंग उसी चीज को लेके पैदा हो रहा है, मंकी माइंड। तो बिल्कुल तो अभी क्या है कि हमने उसको भी ना बच्चे के अंदर रजिस्टर कर दिया कहीं ना कहीं, एंड प्लस क्योंकि हम साथ में बैठ के और कर क्या रहे हैं, हमारे हाथ में फोन है, तो बच्चा उसमें सबसे पहले एक्सपर्टीज आ रही है उसकी। तो इसीलिए आप देखोगे कि बच्चा आजकल इतना जल्दी बोलता नहीं है जितना जल्दी वो स्क्रीन को यूज करना सीख गया, वो मोबाइल को यूज करना सीख गया, क्योंकि हमने बच्चे को जिस तरीके से फोन दिया हुआ है। और कितने सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा अभी तक बोला नहीं है, 2 साल का होने वाला है, 2.5 साल का होने वाला है, हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, या फिर वो एक अलग सी लैंग्वेज बोलता है। पर उसके पीछे रीजन ये क्योंकि वो बच्चा ना फोन के साथ या अपने चीजों में इतना इन्वॉल्व है कि उसको ह्यूमंस एलियंस लगते हैं। वो ह्यूमन के साथ जब इंटरेक्शन करता है ना, तो उसको लगता है कि ये मेरा कनेक्शन नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ कनेक्शन फोन के साथ है। तो जब वो फोन देखता है, आप देखोगे उसके मुंह पे स्माइल भी है, वो हैप्पी भी है, वो सब कुछ करने को तैयार है। आप देखोगे कोई बच्चा बोलता है मुझे बुखार लग रहा है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप उसके हाथ में फोन दे दो, उसके बाद आप देखोगे सारे सिम्टम्स गुम है। तो उसके अंदर जो कलर्स आते हैं, स्क्रॉलिंग होती है, वीडियो चलते हैं, तो उसको उसमें मजा आता है उसके अंदर। हाँ, म्यूजिक, क्योंकि आप यूट्यूब पकड़ा देते हो
तो उसको पता है कि एक के बाद एक के बाद एक, और वो क्योंकि एक ट्रेंड एक बार ऊपर किया, कुछ चलता रहता है। उसको समझ आ गया कि ये ऊपर करने से कुछ होता है, और माइंड तो शार्प होता ही जा रहा है ऑटोमेटिकली, इतना शार्प इसमें वो चला गया इनके बच्चों का। इस फेज में जब बच्चा देख रहा है तो कंटेंट कैसा आ रहा है, कंटेंट कैसा नहीं आ रहा, दिस नो, मतलब उनको बच्चे लोग देखते नहीं है। करेक्ट। अब कंटेंट आ रहा है, मान के चलो 29 ईयर्स वाले का, 20 ईयर्स वाले का, और 15 ईयर्स वाले का, और बच्चा देख रहा है 7 महीने का, 1 साल का, 2 साल, 3 साल, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर? देखिए, कंटेंट एक्चुअली बच्चा देख रहा है अपने पेरेंट्स की उम्र का। हाँ, वो उस एज का कंटेंट देख पा रहा है, हाँ, क्योंकि जो फोन है वो तो पेरेंट्स से स्क्रॉल हाँ, हो रहा है, हाँ, उसके बाद वो बच्चे के हाथ में आ रहा है, तो बच्चे का जो एक्सपोजर लेवल है वो उस लेवल पे हो रहा है जो उसके पेरेंट्स एक्चुअली में देखते हैं, चाहे फिर वो बिजनेस टॉक्स हो, चाहे फिर वो कुछ ऐसी चीज हो जो वो पढ़ाई कर रहे हो, या फिर वो कोई अश्लील चीज हो। इसमें कहीं पे भी कोई लिमिट सेट नहीं है। तो बच्चा उस चीज के तरफ ऑटोमेटिकली, तो उसको जैसे जैसे वो स्क्रॉल कर रहा है, और आप देखोगे कि एक टेंडेंसी होती है, बच्चा उस चीज पे ज्यादा रुकेगा जो उसको एकदम से अट्रैक्ट करेगा, और जैसे हम बोलते हैं कि नेगेटिव थिंग्स अट्रैक्ट मोर, तो वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है। तो जिस एज पे पता है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, जिस एज पे उसके डेवलपमेंट का पीरियड है, बिल्कुल उस टाइम दे आर फीडिंग द कंटेंट विच आर नॉट एप्लीकेबल टू द एज। करेक्ट। और उस टाइम वो कंटेंट वो फीड कर रहे हैं, बड़े होंगे तो क्या 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 सिम्टम्स होते होंगे उनके, आपने देखा होगा अपने, क्या सिम्टम्स होते हैं? बहुत सारे बच्चों को देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल एडिक्शन वाले बच्चे ही इतने आते हैं हमारे पास। उसके बाद फिर ऐसा भी होता है कि क्योंकि वो ऐसा कोई कंटेंट देख रहे हैं, और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि वो सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हैं, वो अगर कोई क्राइम वाला कुछ देखा है, क्योंकि पेरेंट्स क्या स्क्रॉल कर रहे हैं हमें नहीं पता, अगर कुछ क्राइम वाला देखा है तो भी आप देखोगे कि बच्चे के अंदर एक ट्रॉमा आ गया है। तो बहुत ही वेरियस चीजें हैं जो बच्चे देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ये जो बच्चों के भी कंटेंट बनाए हुए हैं, जैसे आप देखोगे कुछ वो प्रिटेंड गेम्स जो बाहर के इंटरनेशनल बच्चे हैं, उनका कंटेंट जो बच्चे देखते हैं, उससे भी बहुत मेंटल प्रेशर बनता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं कि उनके पास हर चीज है, उनके पास वो सारी चीजें जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो चीज की डिमांड कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में भी आने लगती है कि अगर उन बच्चों के पास है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि वो एक वर्चुअल चीज है जो ये सिर्फ देख रहे हैं एज कंटेंट, और वो इसीलिए है उनके पास क्योंकि वो कंटेंट शूट कर रहे हैं। पर बच्चे को लगता है मेरे पास भी ये सब कुछ होना चाहिए, पर क्योंकि वो नहीं हो सकता है, उस चक्कर में बच्चा थोड़ा सा डिप्राइव्ड भी फील करने लगता है, और थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड। ज्यादा आपने कम बोला, आपने तो बहुत सहज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो आप बहुत तमीज वाली सहज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, वरना बच्चा तो बहुत खतरनाक और परेशान, और बाद में बहुत चीजें हैवानियत कर देता है, जिसके अंदर हैवानियत जो मैंने वर्ड बोला है उस हैवानियत पे उतर जाता है। मैं लास्ट में मैम से पॉडकास्ट कर रहा था, जैसे कोमलप्रीत मैम, तो शी इज ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया कि एक बच्चे ने को, आप शायद आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना, तो उन्होंने बताया मुझे कि एक बच्चे ने, उसका एग्जाम था, 10th एग्जाम था, तो इतने प्रेशर में आ गया उसने 2nd क्लास के बच्चे का मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरी स्कूल उस पर टेंशन चले जाए, उसका एग्जाम बंद हो जाए। दैट्स हाउ द प्रेशर इज। एग्जैक्टली, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, और दे लर्न फ्रॉम द गेम्स, फ्रॉम द फीड्स, फ्रॉम द शॉर्ट्स, उससे सीख रहे हैं सारे। करेक्ट। और मैंने सेकंड चीज ये भी बात की थी लास्ट टाइम कि दे फील डिप्रेस, दे फील स्ट्रेस, क्योंकि बड़े उनसे उम्र वाले स्ट्रेस शो कर रहे हैं कि उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चले गए वो चले गए, बोल रहे हैं हमारा भी दिल टूट गया। एज है उनकी 6, एज 7, 8, 9, 10 है, और दे आर फीलिंग लाइक बिग वन। करेक्ट। इनफैक्ट अभी एक पेरेंट आए थे जो अपने 7 साल के बच्चे के लिए आए थे, वो बोले कि हमारे बच्चे का ब्रेकअप हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको बार बार क्लिप रिपीट कर देखिए, ब्रेकअप हो गया 7 साल के लड़के का, दिल टूट गया उसका। हाँ, और एक्चुअली में यही बोला मदर ने आके, दैट ही इज हार्ट ब्रोकन, माय गॉड, ही नीड्स काउंसलिंग। और पेरेंट के लिए भी इतना नॉर्मल हो गया इस बात को एक्सेप्ट करना। देखिए बच्चे, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे लगता है 2 मिनट का मौन रखना पड़ेगा मुझे इस चीज के लिए। 7 साल के बच्चे का ब्रेकअप हो गया। ठीक, प्लीज कंटिन्यू मैम, तो मेरा भी रिमाइंड चल रहा है वो कि डाइजेस्ट करना पड़ेगा मुझे अभी। आई नो। तो देखिए क्या होता है कि आजकल फैमिलीज में बहुत सारे हालात बन गए हैं। जॉइंट फैमिलीज भी जैसे पहले होती थी, आज के ज़माने में नहीं, क्योंकि हर जगह पे जो फीमेल्स हैं वो भी वर्किंग हैं, तो जो फैमिली का डायनेमिक है ना, जो पहले होता था वो चेंज हो चुका है, पर इसकी एक्सेप्टेंस अभी सबके अंदर नहीं। बहुत अच्छी लगती है मुझे वो चीज़ जहाँ पे हस्बैंड वाइफ इक्वालिटी से काम कर रहे हैं, घर का भी काम संभाल रहे हैं, बाहर का भी काम संभाल रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं,
और अपने घर के बड़ों को भी संभाल रहे हैं। तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो घर के मेल्स और फीमेल्स में इक्वलिटी बेसिस पे आना चाहिए, और वो मुझे लगता है पेरेंट्स सिखाएं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब पेरेंट्स इनकलकेट करते हैं कि बेटा और बेटी सेम लेवल पे सीखे, बहुत ज़रूरी है, तो वो ही आगे जनरेशन सीखेगी। जहाँ पे हम सोचते हैं कि नहीं सिर्फ एक लड़की जाके काम करेगी, तो वो जो प्रेशर बनता है उसके दिमाग में वो अलग लेवल का, और बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं फैमिलीज़ में जो चल रहे हैं, उसके चलते जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं और जो बच्चे जिस माइंडसेट में आ रहे हैं, वो सब उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा एक तरीके से है जो उनके अंदर बसता जा रहा है, और उस वजह से बच्चे बाहर जाके या तो अफेक्शन लव ढूंढने लग जाते हैं, और उस केस में अगर उनके साथ बैठा हुआ बच्चा भी उसको बहुत प्यार से एक पेंसिल भी पकड़ा देता है तो उसको लगता है कि ये शायद प्यार है। नाउ ये मैम जो कहानी सुनाई इससे रिलेट ये करती है कि आपने उनको ऐसा दे दिए, चीज़ दे दी कि उनको अफेक्शन नहीं मिलता, उनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स लग जाता है कि ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो देन आपने बताया कि पेंसिल भी दे दिया, कुछ दे दिया, देन सी अरे ये तो प्यार है। और फिर उनके अंदर एक फीलिंग आती, और कहीं ना कहीं क्योंकि सभी बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ डिप्राइव हैं, तो उनको लगता है कि वो कनेक्शन, तो तभी आप देखोगे कि कहाँ पे पहले तो सीनियर क्लासेस में होता तो था, फिर हमेशा से ही चल रहा है लेकिन एटलीस्ट सीनियर क्लासेस में होता था। अब तो जूनियर क्लासेस में सब कुछ बच्चे एंगेज हो रहे हैं आपस में, बोलेंगे वो मेरा क्रश है, मैं इसको बहुत लाइक करती हूँ, चाहे मतलब नहीं पता होगा उसका उनको। जो हमारे बचपन में जो क्रश होता था वो भाई बहन बन जाता था, ये जो क्रश है वो भाई है लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो पता है कि ये क्रश है और आई लव हिम वाला फीलिंग है, और उसको भी लव हर वाला फीलिंग है, तो सीधा उनको लगता है अब तो रिलेशनशिप है। हाँ तो मैम ये आपने इस केस में कौन सा उनको चूरन दिया है, कुछ ज्ञान दिया, उनको बताया? मैंने उनको बोला कि आप वो बच्चे को लेके आए हुए थे, तो मैंने उस बच्चे से बात करी कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, और पेरेंट्स से उसके बाद बात करी कि आपने जानने की कोशिश करी कि आपका बच्चा एट द एज ऑफ 7 अगर एक रिलेशनशिप में, तो क्या वो उसके एज के लिए सही है या गलत है, और वो किस इंटेंसिटी पे इस चीज़ को एक रिलेशनशिप मान रहा है। क्योंकि आप हो सकता है आप कंफर्टेबल हैं, हो सकता है वो जो उसके पार्टनर हैं उसके पेरेंट्स कंफर्टेबल ना हो, तो आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रेकअप जो आप बोल रहे हो क्या वो स्टेटस सिंबल बन चुका है, या फिर वो आपको लग रहा है कि यही फैक्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो एक्चुअली में फैक्ट ऑफ लाइफ हो नहीं सकता है। बहुत ही छोटी उम्र है, सही गलत की पहचान ही नहीं है, अभी अपनी ही लाइफ की पहचान नहीं है, तो वो क्या ही कर लेंगे ना। अभी मेरे को किसी ने बोला था मैम इस स्टेज पे तो आप खुद को पाल रहे हो, दूसरों को क्या समझोगे, दूसरों को क्या फीलिंग जानोगे। Correct. तो अपने अब खुद की पालने की स्टेज है, उस टाइम पे ब्रेकअप कर रहे हो और समझ रहे हो। बट आपने उनको काउंसिल कर दिया मैं पेरेंट्स को, अभी उनका काउंसलिंग चल रहा है। अच्छा मतलब चल रहा है। अब लेट्स से एग्जांपल, अगर आपने काउंसिल कर दिया, उनको बता दिया सर ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, आपको भी पता है, हाउ दे गेट कन्विंस्ड कि पेरेंट्स के कन्विंस रहते हैं कि भाई सही में प्यार है, वो तो बड़े हैं, दे आर एडल्ट। देखिए उनके लिए ना कहीं लाइक आई सेड कि थोड़ा सा प्राइड इशू भी हो जाता है, तो उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो ये हमारे लिए एक अच्छा एक मैटर है, अपने नाम से हम बोल सकते हैं हमारा बच्चा एक रिलेशनशिप में है। अच्छा ऐसे होता है एट द एज ऑफ 7 ऑल्सो, एंड कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अच्छा हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अब हमारी ज़रूरत उसे इतनी भी नहीं है, ही कैन बी ऑन हिज ओन। तो पेरेंट्स अपने गिल्ट को भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि उनको वो पेरेंटल गिल्ट ना हो कि हम बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं है। जब उनको लगता है कि हमारा 7 ईयर्स का बच्चा अगर एक रिलेशनशिप में, दैट मीन्स वो फुली इंडल्ज्ड है अपनी लाइफ में, इनग्रॉस्ड है अपने ही लाइफ में, तो उसको हमारी इतनी भी ज़रूरत नहीं। तो वो जो गिल्ट है उससे थोड़ा सा बाहर इजीली आ सकते हैं। देन दे कम टू वो समझते हैं कि हाँ इसको कुछ है, मतलब हो गया है, और ये कन्विंस हो जाते हैं कि हमें इसको पक्का है। हाँ उनको लगता है कि ये सही है, क्योंकि हमारे टाइम पे थोड़ा 9-10th में अफेयर्स होते थे, तो अभी अगर 7 ईयर्स का बच्चा भी अफेयर है तो दैट्स नॉर्मल। 7 ईयर्स अफेयर, हाँ माय गॉड, हमारे टाइम पे तो एक कस के पड़ता है, मतलब हो गया खत्म। हाँ एग्जैक्टली, काउंसलिंग खत्म। हाँ ये काउंसलिंग पहले जो एक्चुअली में पेरेंट्स का तरीका होता था वो यही होता था, मोस्टली पेरेंट्स ऐसे ही काउंसिल करते थे, और कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल थी। आज के बच्चे को आप हाथ नहीं लगा सकते हो, आज के बच्चे को अगर आपने डांटा तो
जैसे हम एज पेरेंट्स सोचते हैं ना कि एक फैक्टर ऑफ गिल्ट कि ओ मैंने बच्चे को डांट दिया, अब शायद मेरा बच्चा मेरे से बात नहीं करना चाहेगा या मेरे से प्यार नहीं करेगा, तो मदर या फादर जाके बच्चे को बहुत ज़्यादा कंसोल भी कर लेते हैं और फिर चेक भी हो जाता है कि ठीक है बच्चा मेरे को उतना प्यार दे रहा है और बच्चा मेरे साथ उतने अच्छे से बात कर रहा है, मुंह से कोई बात जब निकल गई है वो निकल ही चुकी है, लेकिन गिल्ट फील हुआ और सॉरी बोल दिया, उसके बाद हम रीचेक करने भी चले जाते हैं कि बच्चा ठीक है, बच्चे मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, और हम कन्विंस हो जाते हैं कि इसका मतलब बच्चा मेरे से इतना भी ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ है। पर बहुत ज़रूरी है एक बात के बारे में सोचना कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आपके साथ उतने ही प्यार से बात कर रहा है तो वो शायद ज़िंदगी भर बात करेगा क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप से नफरत करने लगा है, वो अपने आप को लो मानने लगा है क्योंकि आपने जब उसको कुछ बोला तो आपने उसकी आइडेंटिटी को लेके बोला है, तो वो मानने लगता है शायद मैं बुरा हूँ, शायद मेरे में ये चीज़ें खराब हैं, शायद ये चीज़ें मेरे में सही नहीं हो सकती हैं, तो वो अपने आप को कर्स करने लगता है, तो वो अपने आप को खोने लग जाता है। पेरेंट के साथ वो रिलेशनशिप रखेगा और पेरेंट कभी नहीं समझ पाएगा, इसीलिए जो हम देखते हैं केसेस जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि बच्चा ऐसा कोई कदम उठा लेगा, पर क्या चीज़ ने उसको मजबूर किया और कैसे उसने आपसे हाइड कर लिया, क्यों आपको एक भी सिम्टम नहीं दिखा, क्योंकि आपके सामने वो बिल्कुल नॉर्मल बन के रह रहा था, पर उसने अपने मन में क्या क्या बसा लिया, स्कूल में उसके साथ क्या क्या हुआ, बुलिंग हुई, टीचर्स ने कुछ बोला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ हो रही हैं, जो बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं शेयर करना, कभी चाहते भी हैं करना, तो हो सकता है कि पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा बिजी हो गए, नहीं शेयर कर पाए, और अपने मन में जब रखा तो अपने हिसाब से ही राइट और रॉन्ग, सही गलत सब डिसाइड कर लिया और ऐसे स्टेप लेने को मजबूर। आई थिंक मैम जो आपने बात की, आपने रूट कॉज बताई दिया है। आज आपने अभी बताया, एक स्टेप बताया कि पेरेंट्स हो चुके हैं वर्किंग इक्वालिटी में कि मैं करना है, मुझे भी काम करना है, उनको भी काम करना है, बट दिस इक्वालिटी कम्स बैरियर फॉर द चिल्ड्रन डेवलपमेंट। करेक्ट, क्योंकि बच्चे को एक्सपोजर चाहिए पेरेंट्स का एनी हाउ, इफ़ यू कम एट दी टाइम ऑफ 7 PM और आप बच्चे को एक्सपोजर नहीं दे रहे हो, उसे डांट फटकार नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो, नॉट आई एम सेइंग डांट फटकार, मुझे लगता है ओवर सेंसिटिव हो गए पेरेंट्स ज़्यादा, हाय हाय राम मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, मेरे ये ना हो जाए, बिकॉज दे आर, जो आपने बताया एक वर्ड का है कि वो कंपनसेट कर रहे हैं कि मैंने टाइम नहीं दिया, इसलिए ओवर सेंसिटिव हो गए, तो वो टाइम नहीं दे रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और आपने बताया कि उस बीच में उस बच्चे को अफेक्शन नहीं मिल रहा, डांट नहीं मिल रही, सीख नहीं मिल रहा, तो खुद ही डेवलप करते जा रहा है वो, दे आर रिवाइंडिंग ऑल द सराउंडिंग, ऑल द साइकोलॉजी, ऑल द जजमेंट, ऑल दी कहते हैं ये हाँ सही है, ये गलत है, जिसने बोल दिया लड़की ने, छोटे बच्चे ने बोल दिया वो सही है, करेक्ट, तो उसको कंपनसेट करने के चक्कर में मतलब पेरेंट्स इज द मेन कल्प्रिट। समवेयर इट इज अ वेरी सॉरी स्टेट, बट हाँ फैक्ट कहीं ना कहीं है कि हम पेरेंट्स ही इस चीज़ के लिए बच्चे को रेडी करते हैं और उसके बाद फिर हमको दुख भी होता है कि अपना बच्चा इस हाल, बिकॉज मैम वो तो भी कच्चे खड़े हैं, दे आर लाइक हाउ यू मेल्ट, हाँ आप उनको कैसे मोल्ड करोगे वैसे बन जाएंगे। हमारे मम्मी ने तो कैसे कैसे कोने में पकड़ पकड़ के हमें लगाए थे और एक्सपोजर भी दिया था। करेक्ट, हाथ लग, चप्पल लग, बहुत कुछ मिलता था हमें वो जमाना ही अलग था। तो सारे जो इक्विपमेंट घर पे पड़े रहते हैं सब यूज हो जो हाथ में वो चला जाता था, एक बार वाइपर फेंक के मार दिया, कोई ये फेंक के मार दिया, बट देन पीपल आर वेरी रेजिलियंट पीपल। लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम, पीपल बच्चे जो वो टेक कर पाते थे कि हाँ मुझे फेलियर मिल रहा है, मुझे डांट मिल रही है, हाँ मेरी बात गलत है तो मना करा जा रहा है मुझे रोका जा रहा है, हाँ ये सही नहीं तो मुझे मारा भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, तो वो समझते थे हाँ गलत है, तो वो आगे नहीं बढ़ते थे। तो डू यू थिंक जो पिटाई थेरेपी जो पहले थी वो आज लागू हो सकती है या सही थी, क्या था, आप इस क्या चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि बच्चे सेंसिटिव हो चुके हैं फॉर श्योर, क्योंकि हमने भी उनको ऐसा ही बनाया। प्लस जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैंने आपको बताया कि ग्रेड 10 में है मेरा बेटा, डॉटर है मेरी 4। आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किए? टचवुड ये कभी ना कभी वो थैंक यू जरूर बोलेंगे इस बात प्लीज दिखाना उनको, देख रहे हो आप, मैम ने क्या बताया कि मैंने आज तक उन पे हाथ नहीं उठाया। अच्छा। एंड अच्छा लगता है मुझे ये सोच के कि अभी जरूरत करनी नहीं पड़ी। हाँ, जरूरत भी नहीं पड़ी। और कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि देखिए एक लैंग्वेज भी होता है, कभी कभी वो जो हाथ चलाना होता है उससे ज्यादा बुरी लैंग्वेज यूज कर लेते हो, हाँ। वो भी थप्पड़ मारने से बड़ा ही होता है वो, पर उससे अपने आप को थोड़ा सा
हटा के अगर हम ऐसी डिस्कशन करें बच्चे के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि बच्चा जैसे टीन एज में आने लगता है तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने की परमिशन लेना। अब अगर आप बच्चे के साथ ये वन ऑन वन डिस्कशन करते हैं, सपोज आपने किसी चीज़ के लिए उसे मना किया, आपको नहीं अच्छा लग रहा, या आप जिस ग्रुप में वो बच्चा जा रहा है आप अभी नहीं कंफर्टेबल हो कि उनके साथ इंडिपेंडेंटली आपका बच्चा घूमे, तो आप अपने बच्चे के साथ ऐसे डिस्कशन जब ओपनली करते हैं कि वन ऑन वन आपने बात किया, ट्रांसपेरेंटली आपने बात किया कि देखो बच्चे दिस इज व्हाट आई मीन, ओके, तो बच्चा उस बात को और क्लियरली समझेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग अ नो एंड फुल स्टॉप कि बस मैंने नो बोला और आपको मानना है, ये नहीं चलेगा। तो उसमें फिर अगर आपने वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं भी यूज करे पर एक बस आपने अपनी भाषा से उसको समझाया, वो मान जाएगा। हाँ, चाहे आप उसको आराम से बैठ के समझाओ, चाहे आप उसको बोलो कि हम अभी नहीं, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ, एक अच्छा टाइम पीरियड ढूंढ के, पर आप बच्चे को बताओ कि आप मना क्यों कर रहे हो, क्योंकि आजकल के बच्चे के पास जितना एक्सपोजर है ना, वो आपकी बात भी समझेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चे के साथ डिस्कशन करें, बजाय कि एक स्टेटमेंट देखें और फुल स्टॉप कर दें और बोलें कि ये फाइनल वर्डिक्ट है और अब इसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि आज के बच्चा वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मैम एग्जैक्टली मैम, आई थिंक एक वर्ड जो बड़ा इसके अंदर आ रहा है वो टाइम है। तो जो वर्ड जो आ रहा है टाइम है, जो टाइम इज एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से बहुत चीज़ें खराब हो रही है। जैसे टाइम नहीं दे पा रहे, एक्सपोजर नहीं दे पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, कुछ सुन नहीं पा रहे, और वो तब वो इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स भी और या बातें भी, चिल्लाना भी, जब वो एक्सट्रीम बच्चा चले जाता है। करेक्ट। कि अब मैं क्या करूँ, ना काउंसलिंग काम आ रही है, ना ये काम आ रहा है, ना ये काम आ रहा है, ना ये काम आ रहा है। अभी मेरे क्लाइंट थे, बोल रहे थे मेरी छोटी बच्ची है, इसको स्ट्रेस है, 14 साल की, इसका दिल टूट गया है, वो स्ट्रेस है। वो बोल रहे यार मैं बिजनेस में बैठा हूँ, 50 साल हो गए बिजनेस में बैठे, इसको क्या स्ट्रेस है इसको। वो बड़ी इसलिए ऐसे बोल रहे, कैसे समझाऊँ उसको मैं। तो बड़ा बैरियर है कि कैसे बात करें, क्या नहीं बात करें, बट बिगाड़ा उन्होंने नहीं है। देखिए लैपटॉप दिया है ना कि बच्चा अपने में रह के बड़ा हो रहा है, तो उसने जो उसको सही लगा उसने वो कर लिया। एग्जैक्टली, जो मतलब रूट कॉज मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, रूट कॉज मिल रहा है, उस टाइम पे उन्होंने कंपेंसेट करने के लिए फ़ोन दे दी है, जगह दे दी है, लोग दे दिए हैं, और सब संसाधन दे दिए। करेक्ट। तो अगर हम देखें जो एक पर्टिकुलर जो गरीब के बच्चे, इंसान गरीब के बच्चे और एक वेल फैमिली के बच्चे, आपके हिसाब से कौन से ज़्यादा परेशान है, किसको काउंसलिंग की ज़रूरत है? एक पुअर फैमिली को, एक हायर फैमिली को, किसको ज़रूरत है? देखिए आजकल जब बच्चे, जैसे स्कूल्स में भी ये कैटेगरी खुल गई है जिसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको भी जगह दी जाती है स्कूल में, और इंक्लूसिव स्कूल्स की बात होती है, और इंक्लूसिव स्कूल्स ही चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो ये सब में ना बहुत सारा चीज़ें पीछे छुपी रहती हैं। जैसे अगर हम दोनों को एक जगह पे भी रखें, तो एक बच्चा मर्सिडीज से आ रहा है और दूसरे बच्चे को 2 किलोमीटर उसकी मम्मी ने पैदल चलाए, क्योंकि रोज़ का आने जाने का पैसा वो नहीं लगा सकती। स्कूल की एजुकेशन तो थैंकफुली उनकी देखी जा रही है स्कूल से, लेकिन जो आने जाने का पैसा है वो भी उनके लिए एक्स्ट्रा है। तो वो एक छोटे से बच्चे को, क्लास 3-4 के बच्चे को भी पैदल लेके आ रही है, 2 किलोमीटर लेके आना, 2 किलोमीटर लेके जाना, ऑब्वियसली। और वो बच्चा वो सब फैसिलिटीज देख रहा है अपनी आंखों के आगे कि दूसरे बच्चे कैसा पेंसिल बॉक्स लेके आ रहे हैं, कैसा बैग लेके आ रहे हैं। तो उसके मन में भी असर पड़ रहा है कि जो वो चीज़, जो अच्छी चीज़ें देख रहा है दूसरे बच्चों के पास, कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ की ज़रूरत लग रही। तो मैं जब स्कूल्स में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि EWS जो कैटेगरी मानी जाती है उस ग्रेड के बच्चे स्पेशली या तो थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड रखना पसंद करते, दूसरों से बात नहीं करते, या फिर ऐसा भी रहा है कि किसी बच्चे का सामान ले लिया उन्होंने, क्योंकि आप अपने आंखों के आगे इतनी अच्छी चीज़ें देख रहे हो और आपको पता है कि वो आपको तो नहीं मिल सकती है, और घर में जाके बोला भी तो सिर्फ वही 1-2 हाथ लग जाएंगे, लेकिन चीज़ हाथ नहीं लगेगी। तो उसके चक्कर में वो बच्चा बहुत कुछ सफ़र कर रहा होता है। और ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चे हैं जो इन चीज़ों की तरफ सेंसिटिव रहते हैं, पेरेंट्स हैं जो समझते हैं भाई ऐसी चीज़ें नहीं स्कूल में भेजो आप, जिससे कि दूसरे बच्चे अट्रैक्ट हैं। और सिर्फ ये तो EWS का मैंने आपको एक मेंशन किया, पर आप एक नॉर्मल घर के बच्चे को भी देखोगे, कुछ पेरेंट्स को लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें दिला के, क्योंकि हम इतना जो अर्न कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे के ऊपर लगाने के लिए कर रहे हैं, तो सब मनी लगा के बेस्ट चीज़ें दे दो। पर आप जब इतनी छोटी एज में बेस्ट चीज़ें दे देते हो तो या तो
लक अच्छा रहेगा तो बच्चा अपने आप भी आगे कर लक पाएगा अच्छा अपने रहेगा, लिए। अपने वर्ड्स में लक अच्छा रहेगा तो कर पाएगा अगर उसने या मेहनत करी जो भी। हम्म लेकिन अगर वो हम्म बच्चा उतना अच्छा लाइफ में नहीं कर पाया जितना आपके पास अभी रिसोर्सेज और आप कर पा रहे हो, तो गॉड फॉरबिड अगर वो बच्चा नहीं कर पाया अपने लिए भी, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में चेंज होगा। और वो जो एक रेजिलियंस होता है बच्चे में, जो एक नॉर्मल लाइफ जीने का तरीका होता है, वो खो देगा। तो हमें बचपन में बच्चों को इतनी सारी एम्यूनिटीज देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हाँ, once in a while, अच्छा वंस इन अ व्हाइल, प्लीज प्लीज कंटिन्यू मैम। वंस इन अ वाइल दे रहे हैं उनको, एक्सपोजर दे रहे हैं, दैट इज गुड, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल दीजिए। पर अगर आप वही उसका लाइफस्टाइल बना देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को बहुत वीक भी बना रहे हो। क्योंकि जब वो बिना स्ट्रगल करे उसको चीज़ें मिलने की आदत हो जाती है, तो उसको हर चीज़ छोटी भी लगने लग जाती है। जैसे हमारे बचपन में अगर हम देखें तो हर चीज़ एक अचीवमेंट की तरह होती थी। गाड़ियाँ कभी होती ही नहीं थी, तो गाड़ी घर में आना एक बहुत बड़ी बात अचीवमेंट है। हाँ, किसी के पास फोन नहीं होता था तो एक लैंडलाइन होना भी पता चलता था कि मैं हमारे इस पे घर स्टोरी में मुझे याद है, मैं मेरे घर में, मैं 9th ग्रेड में था, मेरे घर में पहली बार गाड़ी आई थी, मेरे फादर लेके आए थे, तो डायरेक्ट स्कूल ले आए। तो बड़ी मैं शान से बड़ा निकल रहा था कि आज तो गाड़ी आई है, गेट आराम से धीरे से खोल रहा, देख रहा है आसपास कोई खड़ा है नहीं, किसी को दिखा कि नहीं। मैं देख रहा कोई दिख ही नहीं रहा, मेरा स्कूल वाला सब निकल गए, फिर अंदर बैठा, पकड़े ने बोला तुमने देखा था कल मैं कैसे आया था, मैं चल ठीक है, ऐसे मतलब उस टाइम में ऐसा था। हाँ बिल्कुल, और ये फीलिंग बहुत नेचुरल है बच्चे के अंदर। देखिए कोई चीज जब बच्चा मेहनत से लेके आगे बढ़ता है तो उसको बस उसकी वैल्यू पता रहती है। Exactly. उस चीज को हमेशा एक्नॉलेज भी करता है और उसको वैल्यू भी करता है कि ये हमने एक हार्ड अर्नड मनी से ये चीज कमाई। तो जैसे वो जो आपके अंदर एक खुशी थी, वो हो सकता है आपके सामने कभी डिस्कशन भी जब हुआ होगा कि हम एक गाड़ी खरीदते हैं, तो कुछ ऐसा डिस्कशन अगर होता है जिसमें हम देखते हैं हाँ हमारे पेरेंट्स ये इतना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, तो हम उसको अलग तरीके से वैल्यू करते हैं। अगर ऐसे होता है कि चलो आज मन किया गाड़ी खरीदने का, आपने बच्चे ने बोला गाड़ी खरीद लो, पेरेंट्स गएगा, ऐसा भी हो रहा है कि पेरेंट्स ने बोला ये वाली गाड़ी, बच्चे ने बस डिमांड करी और हम जाके खरीद के आएंगे। तो बच्चे को सिर्फ लगा कि अच्छा जो मैंने बोला वो मुझे मिला। तो कल को लाइफ में, क्योंकि देखिए अच्छाइयाँ या वो जो लाइफ की हैप्पीनेस होती है वो सिर्फ मनी भी नहीं बाय कर सकती। कभी कभी आप और आपका एक क्लासमेट दोनों सेम पढ़ाई करके निकले हो, लेकिन वो आगे कौन से कॉलेज में जा पाया, दूसरा बच्चा कौन से कॉलेज में जा पाया, परसेंटेज के वजह से। उसमें मनी नहीं मैटर कर रहा है, जो आपकी अपनी परसेंटेज थी, किसी भी रीज़न से अगर परसेंटेज ऊपर नीचे और कॉलेज चेंज हो गया, तो बच्चे को लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ था, ऐसे कैसे मैं एक लेवल डाउन हो गया, और ये जो दूसरा बच्चा था इसके घर में शायद इतने पैसे नहीं थे लेकिन इसको एक अच्छे कॉलेज में, ये 2 किलोमीटर पैदल चल के आता था, हाँ, इसको सामान नहीं मिलता तो था। वो जो कंपैरिजन आया, और इससे आई थिंक बिलीव जो कंपैरिजन प्लस है, प्लस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चा पैदल चल के आया और आपने बात वैल्यू की कही, और बच्चा और जो बच्चे के ऊपर डेली मर्सिडीज से आ रहा है, वो मर्सिडीज से घुस रहा है, उसके अंदर बैठ रहा है, वो सेम स्कूल में सब कुछ, उसको पेंसिल मिल रही है, बढ़िया शार्पनर बड़े बड़े होते हैं, अच्छे से डिजाइनर होते हैं, बॉक्स डिफरेंट, उसमें कलरिंग लाइटिंग सब कुछ है उसके अंदर, कैलकुलेटर वैलकुलेटर सब कुछ है उसके अंदर, बैग भी बिल्कुल डिजाइनर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जो बच्चा को कुछ नहीं मिला हुआ है उसके लिए, वो अगर वो उसको पाले उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बोथ आर ग्रोइंग द सेम टाइम। मगर जो बच्चा जो कुछ नहीं मिला होगा उसके बाद वैल्यू होगी निकल के, क्या मुझे यार ये मुझे पाना है, जिसको मिला होगा उसे वैल्यू नहीं होगी। और आई थिंक जो रेजिलेंट होगा वो जो जिसके पास कुछ नहीं मिला उसको, उसने बहुत ना झेले, उसने बहुत स्ट्रगल झेला है, आफ्टर सम टाइम इट विल बी रेजिलेंट। तो इस स्टेटमेंट में आपका क्या कहना है? देखिए ये तो जैसे हमने बात करी मॉनेटरी की, या फिर जैसे मैंने आपको बोला एडमिशन के बारे में, पर लाइफ सेटिस्फैक्शन भी, किसी की शादी हो रही है, किसी ने सब कुछ एकदम टाइम से किया, हो सकता है उसके घर में इतना मॉनेटरीली वो लोग बहुत वेल ऑफ नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, लेकिन लाइफ की सारी सीढ़ियाँ धीरे धीरे करके उसने टाइम से पार कर ली। एक जिसके पास बहुत पैसा है पर वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए, लेकिन उसको नहीं मिला, उसको भी कहीं ना कहीं जो एक कमी फील हो रही है। वो जो चीज़ों से गुजर रहा है वो यूज्ड टू ही नहीं है उस चीज को संभालने के। अगर जॉब में किसी ने कोई चीज उल्टी बोल दी तो वो यूज्ड टू नहीं कि मेरे को कोई कुछ उल्टा बोल सकता है। तो उनके अंदर वो जो हम किंग एंड क्वीन वाली एक फीलिंग भर देते हैं ना कि आप सबसे बेस्ट हो और इसीलिए आपको सब कुछ मिला है, वो जब बड़े होके कहीं ना कहीं मिस आउट होता है। और क्योंकि नेचुरल है, जब हम दुनिया में जाके बैठ के बात करते हैं, हो सकता है कि एक जो जना जिसके पास बहुत पैसा नहीं, उसने 4 फ्रेंड्स अच्छे बना दिए। आई वांट अटेंशन, जो मैंने लाइन बोली किंग एंड क्वीन वाली बात,
तो हम उस पर बात कर रहे हैं कि जो उनको एक स्पेशल इंटेंशन दिया होता है किंग एंड क्वीन वाला। अब प्लीज कंटिन्यू। अब उनको क्या मिलता है लाइफ में? उनको अगर बड़े होके कहीं पे वो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो उस चीज को डील करना शायद बहुत अच्छे से ना भी जानते हो, लेकिन किसी ने जिसने बहुत ठोकरें खाई हो लाइफ में उसको शायद थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। देयर इज कॉल्ड रेजिलियंस, देयर इज कॉल्ड झेलना, बैलेंस करना, मेंटेन करना। हाँ, विच इज सो इम्पोर्टेंट इन टुडेज लाइफ, बिकॉज आज की डेट में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम इस तेज भागती दुनिया में हमेशा ही फर्स्ट आ जाएंगे। कहीं ना कहीं कौन साइड से आगे निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जो एक एनविंग वाली फीलिंग होती है या जेलसी वाली फीलिंग होती है वो तब ज्यादा आती है जब हमें लगता है कि हम बेस्ट हैं और हमें ही बेस्ट मिलना चाहिए था। तो वो जब फीलिंग खत्म होएगी ना तब जाके एक इंसान जो रफ एंड टफ बड़ा होता है वो उस लेवल पे पहुंच पाएगा। हम इस बात से मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट हम चीजें मेंटेन करते हैं। जो मैम बताया ना, जो लाइफ में फर्स्ट निकल जाता है, सेकंड निकल जाता है, पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न और उनकी गॉसिप और उनकी किटी पार्टीज में और मीटिंग्स में यही गॉसिप होती है, मेरे बच्चे ने सीबीएसई में ये किया, मेरे बच्चे ने इतना बहुत टॉप किया, मेरे बच्चे ने वो किया, मेरे देयर फील प्राउड इन देयर बच्चास मार्क्स। करेक्ट। बच्चास के मार्क्स अच्छे आ गए तो आप फील प्राउड कर रहे हो कि जी वाओ, मतलब ये नॉर्मल फीलिंग है। मतलब आई थिंक यू आर द मदर, ये आपके लिए नॉर्मल फीलिंग होगी। मतलब एक अवटलेस फीलिंग है, अपने आप आती है। करेक्ट। जैसे हमने गाड़ी ले ली, कुछ अच्छा ले लिया तो अब अच्छी फीलिंग आती है, ऐसे बच्चे के लिए आती है। बट दिस फीलिंग गेट प्रेशराइज्ड ऑन द बच्चास कि मार्क्स 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 एंड मार्क्स, यही जिंदगी है और यही आपको बनाएगी। और जो बच्चा बाहर निकलता है देखते हैं मार्क्स तो है ही नहीं कहीं पर, नो अल्फा बीटा गामा, नो ट्रिग्नोमेट्री, no angle and no degree. Correct. He is the how to earn money, how to create money, how to use money. Correct. ये तो था ही नहीं। Correct. ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हम रियलाइज करते हैं। इनफैक्ट इसीलिए हम लोग तो एजुकेशन का जो भी पैटर्न अभी तक चलता आ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ बुक्स से बच्चों को पढ़ाया जाता है और बुक्स बंद करी जाते हैं। अभी उसका नया ट्रेंड ये कि ऑडियो वीडियो से आप पढ़ा देते हो और वही स्क्रीन वाले स्क्रीन। हाँ, पर समझाया वो ही टिपिकल तरीके से जा रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा लाइफ जीने जाता है तो देखता है कि मैंने जो चीज़ें करी वो तो मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं करी, और जो चीज़ें करने वाली थी, जो उस समय सीखने वाली थी, जो थी बुक में, लेकिन वो तो हमें रटा के आगे बढ़ा दिया था। बस हमने उसको रटा, पेपर में लिख के आ गए और आगे मार्क्स आ गए तो आगे बढ़ गए, मार्क्स नहीं आए तो शायद थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स घर पे यूज़ हुए और फिर आगे बढ़ गए। लेकिन वो जो फेज है लाइफ का, जो बचपना है, अगर आप देखोगे तो कोई भी बच्चा एक बच्चा बन के खुश नहीं है। लेकिन हम जो एडल्ट्स हैं हमेशा बोलते हैं कि बचपना कितना अच्छा था। अब किसी भी बच्चे, ये लाइन एग्जैक्टली में आपने मुझे शुरुआत में बताया था। हाँ। कोई भी बच्चा बन के खुश नहीं है, तो ये प्रेशर कुकर के अंदर फंसा हुआ है। हाँ, इतना प्रेशर है एक बच्चे के अंदर, और वो क्या है, मार्क्स लेके आने हैं, पढ़ना है। आप देखेंगे टिपिकली एक बच्चा ड्राइंग करने बैठता है या एक बच्चा कुकिंग का कुछ ट्राई करने बैठ रहा है तो सबसे पहले घर में आवाज आती है कि ये सब बंद करो और पढ़ने बैठो, पढ़ाई हो गई है। तो हम ये जो बच्चे का जो अपना इंटरेस्ट का डब्बा बंद कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जाके बुक खोल के बैठो। आपको लगता है वो बच्चा कभी बुक खोल के पढ़ाई करेगा? हमने भी नहीं की। हमने भी नहीं की। हमने तो बिल्कुल ही नहीं की। बुक खोल के बैठना, हाँ वो चल रहा है। और मैं सो रहा हूँ, उस टाइम फोन नहीं थे। हाँ, फोन अभी फोन नहीं आया, अभी जस्ट अभी आया जब मेरे 12th क्लियर होगी उसके बाद फोन। हाँ, स्टार्टिंग में पहले गए थे, हमें मिले नहीं थे। हाँ, उस समय सिबलिंग्स थे ना। हाँ, आज सिबलिंग्स कम हो गए। हाँ, उस समय सिबलिंग्स होते थे। अभी बाहर आवाज नहीं आ रही बच्चों की। हाँ, और इस टाइम तो बाहर बच्चों की आवाज आ रही थी। हाँ, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खो खेल रहे हैं और आइस पे क्या खोल रहे हैं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, ऊंचा पापड़ कच्चा पापड़। जो भी बहुत कुछ ऐसा थी। तो अब कोई आवाज़ें नहीं है, अब साइलेंस रोड है, क्योंकि सबके पास अपना गैजेट है, कानों में ईयरबड्स लगाए हुए हैं और जो देखना है वो बैठ के देख रहे हैं। तो आईज को फुल स्ट्रेस किया हुआ है, ब्रेन को फुल स्ट्रेस किया हुआ है, बाकी हाथ पैर हम ज़्यादा चला नहीं रहे हैं। तो उसके बाद बच्चों की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जो हमने पहले बात की थी, दैट आई एम ए युग मचट कोच और आई एम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड के, जहाँ पर हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। करेक्ट। और सोमैटिक भी जरूरी है। Correct. आप काउंसलिंग ले रहे हो, अच्छी बात है, बच्चे की एक्टिविटी नहीं होगी, बच्चे का कोई प्लेग्राउंड नहीं होगा, बच्चा कुछ दौड़ नहीं भाग रहा तो बच्चा डल बन जाएगा। Correct. चाहे कितनी भी हाई लेवल की आपकी लर्निंग हो। Correct. और प्रेशर कुकर में डाल दिया ऑटोमेटिकली। इसमें हम क्वेश्चन था
अभी बच्चे जब फोन ले रहे हैं, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और सब चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटिज्म जैसे केस है, जैसे हमें फाउंडर ऑफ मूल थेरेपी जहाँ पर इन बच्चों पे थेरेपी होती है, तो इसमें ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं और जिनका ADHD होता है, जिनकी स्पीच डिले होती है और जिनकी अटेंशन रहता ही नहीं है, दे ऑल्सो गॉट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, उनको कुछ पता नहीं है बट दे आर इन द फोन, इससे और बढ़ता है वो। देखिए बिल्कुल बढ़ता है, ब्रेन पे असर। इनफैक्ट आप देखेंगे कि कितने सारे बच्चों का जो ADHD डेवलप होता है वो आप बचपन में देखेंगे तो पेरेंट्स बोलते हैं बिल्कुल ठीक ठाक, सारे माइलस्टोन सब बिल्कुल ठीक ठाक थे, तो ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। और आप जैसे काफ़ी सालों पहले से आप वो वीडियोस देखते होंगे जिसमें हम बच्चों को देख के डराते भी हैं ना, कि बच्चे को जैसे फिट आ गया है क्योंकि मोबाइल नहीं है उसके हाथ में, एकदम भिलक रहा है बच्चा। ये एक्चुअली में होता है, ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जो बिल्कुल ऐसे हालात में है कि उनको फ़ोन चाहिए, नहीं तो जैसे जो हम एडिक्शन बोलते हैं, जो ड्रग्स का एडिक्शन होता है, वो सिमिलर सिम्टम्स दिखाते हैं बच्चे जब उनके हाथ में फ़ोन नहीं होता है या कोई स्क्रीन नहीं है उनके पास जिस पे वो अपना हाथ चला सकें, क्योंकि उनको एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आती है। और ये सब का कारण डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट्स हैं ही हैं, जो फोन हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, लेट बी क्लियर, गैजेट्स हैं। देखिए बहुत अच्छा भी काम किया है गैजेट्स ने, बहुत ही अच्छा काम भी किया है, लेकिन हमने क्योंकि बच्चे को राइट तरीके से यूज करना नहीं सिखाया है। कोई भी चीज, जैसे बचपन में एक माँ बच्चे को कुकिंग सिखाती है तो बच्चा सीखता जाता है, तो बच्चा समझ जाता है कि ठीक है गैस पे हाथ नहीं रख सकते हैं, तवा गर्म हो सकता है। पर जब हम बच्चे को लाइफ की चीजें करा रहे हैं, जैसे हम फोन दे रहे हैं आज की डेट में, तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, क्या नहीं करना है। बच्चे सीधा बस जो एक सीख गए स्क्रॉल करना, जो मैटर आ रहा है, और क्योंकि जिस कंटेंट पे वो ज्यादा रुकेंगे ऑब्वियसली वो और ज्यादा आएगा, तो उनको उनका जो भी है पकड़ में आएगा। हाँ, और जो उनको जो भी चाहिए, जो भी देखना है, वो और ज्यादा वो देख पाएंगे। तो पूरा एक विशियस साइकिल है जिसमें हमने बच्चे को फंसा दिया है। अच्छा होगा कि हम काम करें इस तरफ कि बच्चों के हाथ में मोबाइल्स ना आए, और इसीलिए हम लोग जैसे स्कूल्स में भी प्रमोट करते हैं कि अगर हम बुक्स के थ्रू जब बच्चों को पढ़ाते हैं और सिर्फ वो टिपिकल स्टाइल में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर उसके बदले, जैसे कि हम स्कूल्स में ये करते भी हैं, एजुकेशन थ्रू क्रिकेट, बच्चा खेल रहा है, कोई बच्चे बोलेंगे हमें शायद क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। कोई बच्चा जिसका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उसको बैठ के जो बाकी चीजें, जैसे अगर हम एजुकेशन थ्रू क्रिकेट कराते हैं तो उसमें बच्चे का साइंस भी कवर हो रहा है, मैथ्स भी कवर हो रहा है, इंग्लिश भी कवर हो रहा है, हिंदी भी कवर हो रहा है, ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है, हिस्ट्री भी कवर हो रहा है। हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ ये गेम, कहाँ पे सबसे ज्यादा खेला जाता है, फिर कौन सी कंट्रीज ज्यादा इन्वॉल्व हैं, कौन सी कंट्रीज खेलती हैं। बच्चों को इतना सारा जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, बच्चे देख रहे हैं एग्जैक्टली बच्चे देख रहे हैं कौन सी कंट्रीज खेलती हैं, व्हाट इज IPL। मैं तो बिल्कुल ही क्रिकेट फैन नहीं होती थी, पर बच्चों को जब कराते हैं हम देखते हैं कि किस तरीके से हम करा रहे हैं। और किसी का इंटरेस्ट अगर सिर्फ आर्ट में है तो वो एक अच्छा सा पोस्टर बना सकता है अपने टीम को लीड करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि बच्चे को अगर हमने एजुकेशन बुक से नहीं पढ़ाया और अलग तरीके से पढ़ाया, जैसे हम कराते हैं एजुकेशन थ्रू किचन, उसमें हम किचन में कुछ चीज़ें, जैसे बच्चे को अगर आप सिंपल एक सैंडविच बनाना सिखाओगे, आप उसके बाद उससे बात करोगे, उसको बताओगे कि क्यों ब्रेड को सेका जाता है, क्यों किस तरफ बटर लगाया जाता है, कौन सा तरफ के ऊपर फिर आप सामान रखते हो, क्यों नहीं जिस साइड पे आपने बटर लगाया आपने उसको प्लेट की तरफ रखा। आप उसको इतना सारा साइंस समझा रहे हो, क्यों हमने अगर वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स वाला सैंडविच है, क्यों हम उसको फिर हीट नहीं कर रहे हैं ताकि उसका टेस्ट ना खराब हो जाए। उसके पीछे जो भी साइंस है हम उसको पढ़ा रहे हैं। फिर हम उसको बोलते हैं अच्छा आप देखो ये वाला जो सैंडविच आपने स्टाइल बनाया वो कहाँ पे खाया जाता है और क्यों ऐसी जगहों पे खाया जाता है। तो बच्चा इतना सारा पढ़ रहा है लेकिन किस तरीके से, हाँ, मस्ती करते करते। ये वाली जो पढ़ाई है अगर इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चा बहुत कुछ लर्न भी करेगा। हम मॉन्यूमेंट्स पे लेके जाते हैं बच्चों को, पर कभी भी जब मॉन्यूमेंट्स पे लेके जाया जाता है तो हमेशा बात की जाती है हिस्ट्री की, लेकिन अगर आप देखें हवा महल या कोई भी आप मॉन्यूमेंट देखें उसमें इतनी सारी साइंस है, इतना सारा मैथ्स है और इतना कुछ है जो आप अपने बारे में भी आप जानोगे। जब आप वहां पे जाके पीसफुली उन चीजों को देखोगे और आप
इलेबोरेट करोगे कि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, इसमें जब वो पूरा वो पैटर्न वीडियोस देखेंगे, बनाया है हाँ। वो क्या सोच के बनाया और तब वो बनाए, तो हम्म। दैट मीन्स साइंस पूरी दिमाग लगा के डाली गई है उसमें। लेकिन हम्म। हम कभी भी मॉन्यूमेंट्स की जब बात करते हैं तो हम उसमें साइंस नहीं रिलेट करते हैं। हम्म। तो जब बच्चे पढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये भी एक चीज़ थी जो हमने कभी हम तो मॉन्यूमेंट्स पे जाके वो सोचते थे फोटोज खींचनी है और फिर बताना है कि हम एक हिस्टोरिकल सेल्फी लगा के डाल दी। हाँ, पर अब उनको समझ में अच्छा हम मॉन्यूमेंट से पढ़ भी सकते हैं, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, कहाँ पे शैडो पड़ रही है, किस तरफ कितने बजे शैडो पड़ रही है, कितना कुछ सीखा उस बच्चे ने। तो अगर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो बच्चा पढ़ता भी जाएगा और कभी ऐसा भी नहीं फील करेगा कि मैं ऐसी चीज़ कोई पढ़ रहा हूँ जो मेरे को ऐसे बुक में बैठ के याद करके पढ़नी। क्योंकि आप देखोगे जहाँ पे भी बच्चे को हम एग्ज़ाम लेते हैं, जज करते हैं, वो बच्चा कहीं ना कहीं फियरफुल होके उस चीज़ को सिर्फ रटने की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि उसको मार्क्स चाहिए। अगर मार्क्स से एक प्रेशर ना हो बच्चे के ऊपर तो बच्चा बहुत डिफरेंट तरीके से सीखेगा। और जो बच्चे आप क्लास में अगर देखोगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात टीचर्स को भी समझना और स्कूल्स को, प्रिंसिपल्स को भी समझना कि जब आपके पास एक बच्चा आता है स्कूल में तो आप देखते हो कि उसने क्या मार्क्स लिए और आप उसको जज करते हो। पीटीएम जब होती है तो बता दिया जाता है पेरेंट्स को कि देखो आपके बच्चे का ये। अब पेरेंट को भी जानने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी बच्चे के मार्क्स बहुत कम आए मैथ्स में या किसी के मार्क्स कम आए ईवीएस, जब बच्चा मेरे पास आया और मैंने उसका पेपर पलट के देखा तो मैंने देखा प्रॉब्लम तो आ रही है कि बच्चा स्पेलिंग्स गलत लिख रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चे को वर्ड नहीं पता, गलती तो स्पेलिंग में करी, दैट मीन्स गलती उसने इंग्लिश में करी है। उसको पता है प्रोटीन लिखना है लेकिन उसने प्रोटीन को लिखा ऐसे कि वो बस गलत हो गया। हाँ, स्पेलिंग सही नहीं बैठी क्योंकि प्रोटोन डाल दिया उसने। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेलिंग नहीं समझ में आया। क्लास 2 का बच्चा कैसे इतनी बड़ी स्पेलिंग याद रखेगा? या तो रटना है पर रट नहीं पाया तो अपने मन से जो लिखा उसके लिए क्रॉस मिल गया। तो मैंने उनके पेरेंट को बोला कि आप ये चिंता मत करो कि आपके बच्चे की साइंस अच्छी नहीं है, आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, उसको पता है प्रोटीन, बस उसने स्पेलिंग गलत लिखी है। तो आप जाके इंग्लिश की टीचर से भी बात कर सकते हो कि थोड़ा स्पेलिंग्स पे वर्क कर लो अगर आपको सिखाना ही है। नहीं तो यू डोंट नीड टू टेक दैट प्रेशर कि मेरा बच्चा ईवीएस में भी गंदे मार्क्स लेके आया। वो प्राइड वाली बात की ना अभी मैंने, ईवीएस में गंदे मार्क्स लेके आया, इसमें लेके नहीं आया। एक मीटिंग हो रही थी कहीं पर, मैं किसी में एक कहते हैं शो होता है जहाँ पर ना जो ट्रेनिंग हो रही होती है, तो मैं उस हॉल में गया था। तो उन सर कुछ पूछ रहे थे, मैंने इनसे पॉडकास्ट भी, संतोष नायर सर हैं, उनके पॉडकास्ट में, उनके शो में एक लेडी खड़ी हुई, बोली क्या प्रॉब्लम है आपको, बताओ क्या जिंदगी में परफेक्शन चाहिए और किस वजह से आप यहाँ पर आए हो। एक लेडी खड़ी हुई बोल रही कि सर मेरा बच्चा है 3rd क्लास में, मगर वो क्लास में फर्स्ट ही नहीं आता, मुझे बड़ी टेंशन है, और पढ़ती भी नहीं है वो, और वो मतलब काम ही नहीं करती, मैं बड़े परेशान हूँ। तो वो सर ने उसको बड़ा लताड़ के परेशान करके बिठाया कि आपको टेंशन है 3rd क्लास में बैठी हुई और उसको मार्क्स लेके नहीं आ रही, वो नहीं कर रही, उसकी ज़िंदगी पढ़ी है, उसको सिखाओ अलग अलग तरीके से, जैसे आपने बताया आफ्टर स्कूल। बचपन में इतना प्रेशर डाल देना, मैम आई बिलीव ये टॉपिक इतना वास्ट है कि हम पूरा दिन चले जाएगा बात करते करते। फॉर द लिमिटेड टाइम वी हैव टू कंक्लूड दैट। बट जो हमने सीखा आज कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, दे हैव टू गिव टाइम। हमें फोन की एडिक्शन पड़ रही है बच्चों को, वो एडिक्शन से कुछ और समझ रहे हैं, समझने के बाद वो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स से काम खराब हो रहा है। काम खराब होने से फिर वो काउंसलिंग कराते हैं, अपने आप को कंपनसेट करते हैं। पर इस स्टेज पे बच्चे को जो मिलना चाहिए वो लव मिलना चाहिए, अफेक्शन मिलना चाहिए, डांट भी मिलनी चाहिए, ना भी मिलने चाहिए, स्ट्रगल भी मिलना चाहिए, और ये सारे कंपोनेंट्स मिल नहीं रहे। और जब मिलते नहीं, जैसे मैम आपने बताया, फिर वो बाहर ढूंढते हैं, वो किसी और में ढूंढते हैं, वो किसी और से प्रेम करते हैं, किसी और से ईर्ष्या करते हैं, बहुत कुछ चलता है। तो दैट मीन्स के जो जब हमने बात अपने वर्ड का सॉरी टू से पेरेंट्स आर द कल्प्रिट, उन्होंने बनाया, घड़े को तैयार किया, उनको डिप्राइव्ड कराया प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए, देन दोस चिल्ड्रन आर वेरी अनहैप्पी इन लाइफ। वो जो उनको वो चाहते हैं कि यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। दैट्स आई थिंक इट्स अ कंक्लूजन। लास्ट में आप क्या चाहेंगे, आप पेरेंट्स को जो सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, चाहे 1 घंटा स्पेंड करिए पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। फ़ोन को साइड पे रख के बच्चे के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के, और मेक श्योर करिए जब भी बच्चा आपके पास आके मम्मी या पापा आपको बुलाता है,
एक बार को ज़रूर सब कुछ छोड़ के उसकी बात सुनिए, क्योंकि वो बच्चा ज़रूर आपको कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, और कभी बहुत देर ना हो जाए कि बच्चा तो हमें कुछ कह रहा था और हम ना सुन पाए उस समय। ऐसा होने से पहले ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे को सुने, और हम जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जैसे हमने अपने अपने बचपन में सीखा है, वो अगर हम अपने बच्चे के अंदर इनकलकेट कर सकें तो वो ज़रूर करें, क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीज़ें हमने बचपन में सीखी थी वो आज नज़रअंदाज हो रही हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ में खुद बिजी हो गए। पहले जब हमारी मदर्स होती थी तो वो अपने बच्चों को बड़ा करने में लगी होती थी। आजकल की जो जनरेशन है, जिसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ, उसमें ध्यान दें, मैं अपने आप को इंक्लूड भी कर रही हूँ, बिल्कुल अपने आप को इंक्लूड करती हूँ, कि हम आज भी हम अपने आप को वैसे नहीं समझते हैं जैसे हमारी मदर्स एट द एज ऑफ आर एज होती थी। तो हम अपने आप को वैसा नहीं समझते हैं, और वो ट्रेंड खत्म हो चुका है जो मदर्स एकदम टिपिकल मदर्स हो जाती थी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाली। हाँ, इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाली। और दूसरा कि वो जो टिपिकली एक मदर की तरह फील करती थी, हमारे जमाने में हम वो मदर वाली फीलिंग और वो इतना बड़ा एज फील ही नहीं करना चाहते हैं। उसके चलते ये बड़ा अपने लाइन और बोली जो कि छोटे के मैंने बोला कि हम इतना बड़ा फील करने नहीं चाहते, हम टिपिकल मदर बनना नहीं चाहते। exactly. वो सर पे बांधा हुआ परेशान, कुछ बना रही हैं। मतलब अपने फेस पे पूरा हवा निकली हुई है, लेकिन बच्चे एकदम टिप टॉप हैं। हाँ, बच्चे भी आजकल के टिप टॉप ही रहते हैं, लेकिन हम भी कोशिश यही रखते हैं कि हम भी एकदम फुल टिप टॉप रहें और हम भी पेस के साथ बढ़ते रहें आगे। पर हाँ, जो हमारी मदर्स ने किया, जो हमारे फादर्स ने किया, वो हमें करना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने की बात नहीं कर रही हूँ, कुटाई थेरेपी नहीं करनी। हाँ, टाइम देना बहुत जरूरी है, और एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा हमसे बात कर रहा है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए, और 1-on-1 डिस्कशन जरूर करना चाहिए, सही गलत बच्चे को समझाना चाहिए। एंड मैं एक और चीज जल्दी से बोलना चाहूंगी। नहीं, हम आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो जैसे लड़कियां लड़के जब बड़े हो रहे हैं तो हर बच्चे को सही गलत हर बात समझाई जानी बहुत जरूरी है। जैसे हम अपनी बेटियों को समझाते हैं कि थोड़ा देख के चलो, या गुड टच बैड टच समझा रहे होते हैं, ऐसी चीजें हमें अपने बेटों को भी समझानी बहुत जरूरी है कि क्या सही टच है क्या नहीं है, सो दैट जब वो स्कूल में जाएं, जब वो ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहाँ पे वो कुछ भी गलत करने के ऐसे रास्ते पर आ जाए, या फिर उनके साथ कुछ गलत हो सके, दोनों चीज से वो सावधान रहे। उन्होंने पता हो कि ये चीज क्लियर डिस्कशन के बाद हमें पता है कि हमें ऐसा कुछ ना करना है, ना झेलना है। तो ये बॉयज को भी पता होना बहुत ज़रूरी है और गर्ल्स को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करेंगे और हर जना अपने सराउंडिंग में इस चीज़ को ध्यान रखेगा, तो शायद जो केसेस ऑफ रेप हैं, जो केसेस ऑफ अनकम्फर्टेबलनेस फॉर गर्ल्स, जो लड़कियां रात को बाहर नहीं जा पाती, हम उस चीज़ को काफ़ी ईज आउट कर पाएंगे। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर बन चुका है उसमें लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इतनी हैवानियत है बाहर, वो सब बहुत इजीली रोका जा सकता है अगर हर पेरेंट अपने बच्चे को सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बिल्कुल, लड़का हो या लड़की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने की हमारी दोनों बच्चों की तरफ। डिफरेंशिएट ना करें, ना काम सिखाते हुए काम भी जरूर सिखाएं, और तहजीब, तमीज और सब कुछ, किस चीज से कितना बच के रहना है, वो सब चीजें हम दायरा भी कितने दायरे में जाना है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। आई बिलीव ये पेरेंट्स के लिए, और जो बच्चों को संभाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्यों कुछ बच्चे हैप्पी हैं, कुछ बच्चे अनहैप्पी हैं, सेम स्कूल से, सेम जगह से, सेम घर के मोहल्ले के आसपास आके, करेक्ट, वही बच्चे डिफरेंशिएट में आते हैं। ये वजह, सारी वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन का ही फायदा, देख ली और आगे स्किप कर दी, कोई फायदा नहीं। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग दिस शो। नमस्कारम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार। जानकारी मिली, आई बिलीव वैल्यू मिली है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में और वैल्यू लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।